हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल एनके मैथ्स। इस वीडियो में दोस्तों हम सॉल्व करने वाले हैं एसएससी सीएचएसएल टायर 1 2021 का एक पेपर। आप देख सकते हैं ये 30 मई को ये पेपर लिया गया था फर्स्ट शिफ्ट में। ठीक है, सीएचएसएल टायर 1 2021 का पेपर है, 30 मई को लिया गया है फर्स्ट शिफ्ट में। इसमें मैथ के जो भी क्वेश्चन आए थे 25 के 25 क्वेश्चन हम इसमें सॉल्व करेंगे और क्वेश्चन आपको बाईलिंगुअल फॉर्मेट में मिलेगा। ठीक है, जो क्वेश्चन मिलेगा वो बाईलिंगुअल फॉर्मेट में मिलेगा। इसका मतलब है कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। और सॉल्यूशन स्टार्ट करने से पहले इसके पहले के आप देखोगे 24, 26 और फिर शायद 27 जो भी डेट है, इस तीनों डेट का लगभग मैंने तीन तीन सेट, आप ले लो 3 या 9 सेट, मैंने ऑलरेडी 9 शिफ्ट को सॉल्व कर रखा है। तो आप जा करके उन्हें देख सकते हैं। ठीक है, बाकी अगर आपका एमटीएस का पेपर है तो मैं कहूँगा कि आप इसको ना देखें, इससे पहले एमटीएस का ही सॉल्यूशन देख लें। एमटीएस 2020 का मैंने सॉल्यूशन किया है क्योंकि उसके क्वेश्चन जो हैं वो इसके कंपैरिजन में ज़्यादा बेटर हैं। ठीक है, हालांकि इस बार का ट्रेंड है तो आप इसे देख सकते हैं, लेकिन इस बार का ही ट्रेंड देखना है तो मैं कहूँगा कि आप सीएचएसएल को तो देखो ही देखो, इसके साथ साथ आप सिलेक्शन पोस्ट को भी देख लो। ठीक है, जो सिलेक्शन पोस्ट फेज 9 का पेपर था उसको देख लो। ठीक है, लेकिन सबसे बेटर है कि एमटीएस 2020 को आप देख लो और सीएचएसएल 2020 ही देख लो। ठीक है, अगर आपके पास टाइम कम है तो, लेकिन अगर आपने ये दोनों देख रखा है, इस पे प्रैक्टिस लगा रखी है, तो आप ये देख लो। ठीक है, देखो जो एमटीएस 2020 है इसका भी मैंने पूरा फुल सॉल्यूशन किया है, सीएचएसएल 2020 का भी किया है चैप्टर वाइज। तो आप इनको जा करके देख सकते हो अपने चैनल एनके मैथ्स नंदू कुमार पे। अगर आपके पास पीडीएफ नहीं है तो इनका पूरा कंप्लीट पीडीएफ मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में अपने टेलीग्राम ग्रुप एनके मैथ्स नंदू कुमार पे अपलोड कर रखा है, आप वहां से जा करके उसको देख सकते हैं। ठीक है, और अगर आप किसी पेपर की तैयारी कर रहे हैं या नेक्स्ट एसएससी के पेपर के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आप चाहें तो हमारा पेड कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि काफ़ी कम कीमत पर आपको प्रोवाइड करा दिया जाता है। ठीक है, तो पेड कोर्स अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या फिर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप का लिंक मिल जाएगा, वहाँ भी आप मैसेज कर सकते हैं। अगर आप कोई और बात कहना चाहते हैं तो डायरेक्ट हमसे इंस्टाग्राम पे जुड़ें और एनके मैथ्स नंदू कुमार आईडी से इंस्टाग्राम पे आप सर्च कर सकते हैं और वहाँ पे डायरेक्ट आप मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके पास है, द सम ऑफ टू नंबर्स इज 17 एंड देयर प्रोडक्ट इज 34, फाइंड द सम ऑफ देयर स्क्वायर्स। देखो ऐसे केस में प्रोडक्ट से शुरू करो। प्रोडक्ट 34 है और सम कह रहा है दोनों का 17 है। आप बताओ दो नंबर ऐसे पकड़ो जिनका जो प्रोडक्ट हो वो 34 हो, तो आप बोलोगे 34 कैसे कैसे आ सकता है। देखो एक तो तरीका ये है कि आप 17 दूना 34 कर लो, लेकिन आपको पता है कि यहाँ पे दोनों का सम जो है वो 17 नहीं बनेगा। ठीक है, 17 सम तो नहीं बनेगा। तो ऐसे केस में हमारे पास उपाय अब यही बचता है कि हम इसको एलजेब्रा के फॉर्मेट में लिख के और सॉल्व कर लें। ठीक है, एलजेब्रा के फॉर्मेट लिखने से मतलब है कि जो सम दिया है आप इसको मान लो कि दोनों नंबर्स ए और बी है, तो सम 17 हो गया। उनका प्रोडक्ट यानी कि ए बी कितना हो गया 34। उनके वर्गों का योग निकालना है, यानी कि आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बताना है। ठीक है, तो इसका आप दोनों साइड होल स्क्वायर कर लो तो ये बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और इक्वल टू 17 का स्क्वायर 289। फिर आप बोलोगे कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab की जगह पर आप ये वैल्यू पुट कर दो 34 और इधर आ गया 289। तो हमें बस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ही तो बनाना था, तो ये 2 8 और 9 माइनस का 34 टू जा कितना हो जाएगा 68। तो आप देखो 9 में से 8 जाएगा तो लास्ट में 1 आएगा ना, यूनिट डिजिट 1 किस में है, ऑप्शन सेकंड में। ठीक है, पूरा सॉल्व करने की तो जरूरत ही नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ अ मशीन डेप्रिसिएट एवरी ईयर बाई 10%, 10% से कम हो रहा है पर ईयर, इट्स प्रेजेंट वैल्यू इज 35,000। तो कह रहा है कि वैल्यू ऑफ मशीन आफ्टर 2 ईयर्स, हर एक साल अगर 10% कम कर रहा है और अभी इसका जो वैल्यू है वो 35,000 का है। 10% का मतलब कितना होता है, तो आप बोलोगे 1/10, यानी कि 10 में से एक कम हो जाता है तो 9/10 रह जाता है। ये एक ईयर की बात है, लेकिन ये 2 ईयर के बाद पूछ रहा है तो 2 साल बाद ये 9/10 और इंटू 9/10 रह जाएगा। अच्छा 9 देख के आप समझ गए होंगे कि डिजिटल सम जो आएगा डीएस वो 9 ही आएगा, क्योंकि 9 से मल्टीप्लाई होने पर डीएस 9 ही रह जाता है। तो आप देख लो कौन से ऑप्शन में डीएस 9 ही रहेगा। देखो लास्ट में 0 तो आना ही आना है, तो ये हटा दो, और लास्ट में 3 जीरो भी नहीं आना है क्योंकि ये 2 जीरो से 2 जीरो तो कट ही गया। तो लास्ट में अब एक ही जीरो आएगा, तो लास्ट में एक ही जीरो, तो आपके पास ये और यही ऑप्शन पॉसिबल है। इनमें से चेक कर लो 9 से कौन सा कट रहा है, 7 2 9 7 5 12, ये 9 से कटा नहीं तो ये आंसर हो गया। बाकी आप चेक कर सकते हैं ये 9 का मल्टीपल है कि नहीं। और देखो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो जरूर से आप हमारे चैनल एनके मैथ्स को सब्सक्राइब कर लें, कब, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तब। और अगर आप पुराने व्यूअर्स हैं तो जरूर से आप कमेंट करके जाएं
एक कमेंट जरूर कर दें और साथ में एक लाइक भी करके जाएं, ठीक है। तो लाइक और कमेंट करना ना भूलें, शेयर करना तो वैसे भी आप भूल जाते हो। ये क्वेश्चन है 5.4 का क्यूब माइनस 0.064 और अपॉन ये बताना है। अच्छा देखो, ये बात देख करके आपको एक बात तो याद आनी चाहिए, और वो क्या है, आप पहले ये देखो, ये है 5.4 का क्यूब माइनस ये जो लिखा है, क्या ये किसी चीज का क्यूब है? तो आप बोलोगे ये 0.4 का क्यूब है, ठीक है। 0.4 का क्यूब 0.064 आ जाएगा, और जो अपॉन में लिखा है ये है 5.4 का स्क्वायर प्लस 2.16 और प्लस 0.16। अच्छा, ये फॉर्मूला अब आपको याद होगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, ठीक है। तो आप बोलोगे ये होता है ए और माइनस का बी, और इंटू का क्या होता है ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर। तो यही केस यहाँ पर बना है, देखो ये लिखा है ए स्क्वायर, ये ए बी और ये बी स्क्वायर, ठीक है। ये जो है आपका 0.16, क्या ये 0.4 का स्क्वायर नहीं है? तो आप बोलेंगे बिल्कुल है। और ये जो है ये तो इसी का स्क्वायर लिखा है ना, 5.4 का ही। तो ओवरऑल आप देखोगे कि ये वाला पोर्शन तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास बचेगा बस a माइनस बी। ए माइनस बी का मतलब 5.4 माइनस 0.4, तो ये वैल्यू कितना आएगा 5। अब ये मत समझना आप कि ये जो वैल्यू है ये कहाँ चली गई, तो ये वैल्यू कट जाएगा जब इसको फर्दर आप सॉल्व करोगे ये फॉर्मूला अप्लाई करके। तो अब देखो, काफ़ी लोग ये कहते हैं, कुछ लोगों का मैंने कमेंट पढ़ा, उसने ये बोल दिया कि आपका तो कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है, आप फिर से तैयारी करो, जा करके पढ़ो, फिर आकर के पढ़ाओ। मैंने बोला कि देखो भाई, अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, ठीक है। इसका मतलब जिसको नहीं समझ आ रहा है उसका कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है। आप ये बोल सकते हैं कि देखिए सर, हमें ये टाइप का क्वेश्चन नहीं समझ आया, उसका स्क्रीनशॉट आप टेलीग्राम पे भेज दीजिए, मेल पे भेज दीजिए, व्हाट्सएप पे मेरे भेज दीजिए, इंस्टाग्राम पे भेज दीजिए, और बोले कि ये क्वेश्चन आपने इस वीडियो में कराया था, हमें नहीं समझ आया, तो मैं अगले वीडियो में उसको समझा दूंगा आपको। लेकिन ऐसे बोलोगे तो कैसे काम चलेगा? एक तो आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, और फिर आप इस तरह से कमेंट करके चले जाते हो, और जो अच्छे लोग हैं वो कमेंट ही नहीं करते हैं, इतने अच्छे बन जाते हैं, ठीक है। तो जो कम से कम देखो, जब नेगेटिव जो लोग हैं, नेगेटिव थिंकिंग रखने वाले, वो जब नेगेटिव बातें कमेंट करके जा सकते हैं, तो जो पॉजिटिव थिंकिंग वाले बच्चे हैं, जो वीडियो चाहते हैं कि वीडियो रेगुलर आए, आप पॉजिटिव बातें क्यों नहीं कमेंट करते, जिससे वीडियो बनाने वाले को, हम जैसे जो भी टीचर्स हैं यूट्यूब पे, उनको कम से कम मोटिवेशन तो मिले कि चलो यूट्यूब से पैसा मिले ना मिले, कम से कम बच्चे तो देखने वाले हैं जो चाहते हैं कि हाँ वीडियो रेगुलर आए, ठीक है। तो आप कम से कम पॉजिटिव बातें कमेंट में लिखो, ठीक है, ताकि जो नेगेटिव लिखने वाले हैं वो देखें तो कम से कम कमेंट पढ़ के तो सुधर जाएं, ठीक है। दूसरों के कमेंट देखें तो वो सोचे कि नहीं भाई, ऐसा नहीं लिखना चाहिए। तो आप कम से कम इतना कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, tan थीटा प्लस कॉट थीटा की वैल्यू 4 है, तो tan स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर आपसे पूछ रहा है कि इसकी वैल्यू कितनी होगी। अच्छा देखो, tan थीटा प्लस कॉट थीटा क्या है। tan थीटा आपको पता है कि cot थीटा का अपोजिट है, इस tan को मान लो मैंने tan ही लिख दिया। cot को आप क्या लिख सकते हो, 1/tan थीटा तो लिख ही सकते हो, और इक्वल टू 4 आ गया। अब मान लो मैं tan को अगर x मानूं, तो आप बोलोगे कि ये x और प्लस 1/x की वैल्यू 4 है। और जो ये दिया है ये भी इसी फॉर्मेट में आप लिख सकते हैं कि ये tan स्क्वायर थीटा, और इस cot को फिर से आप tan में चेंज कर लो तो ये tan स्क्वायर थीटा बन जाएगा, इसकी वैल्यू बतानी है। और tan को तो हमने x मान रखा है, तो ये x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर पूछ रखा है। तो ये क्वेश्चन बन गया अलजेब्रा का, और आपको फॉर्मूला याद होगा कि x प्लस 1/x अगर k होता है, तो आप यहाँ से ये स्क्वायर कैसे निकालते हो, k स्क्वायर और -2, k की जगह पर हमारा 4 है, तो ये आएगा 4 का स्क्वायर -2 यानी कि 14। आई थिंक ये आपको क्लियर होगा, बहुत मुश्किल सवाल नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक ट्रेन जो है वो डिस्टेंस कवर करती है, दो स्टेशन के बीच एक्स और वाई के बीच 6 घंटे में डिस्टेंस कवर कर लेती है। इफ़ द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज रिड्यूस्ड बाई 13 किलोमीटर पर आवर, इट ट्रेवल्स द सेम डिस्टेंस इन 9 आवर, यानी कि स्पीड अगर 13 किलोमीटर पर आवर से कम कर दिया जाए तो उसको 9 घंटे लग जाते हैं। तो आपको डिस्टेंस बताना है। देखो, मैंने बहुत बार पेड और फ्री दोनों कोर्सेज में बता रखा है कि देखो जो डिस्टेंस है, अगर ये सेम है दोनों केस में, यानी कि ये कांस्टेंट है, तो ऐसे केस में टाइम और स्पीड का रेशियो अपोजिट होता है। और टाइम का रेशियो आपको यहाँ पर गिवन है कि टाइम एक बार 6 घंटे है तो एक बार 9 घंटे हैं। पहले टाइम 6 घंटे है तो दूसरी बार 9 घंटे, यानी कि स्पीड अपोजिट हो जाएगा ना। यानी कि स्पीड एक बार 9 घंटे होगा तो एक बार 6 घंटे, ये रेशियो है, तो 3 से काट दो, 3 तिया 9 और 2 तिया 6। अब देखो, स्पीड पहले 3 था तो अब स्पीड कितना हो गया 2, यानी कि स्पीड कितना कम हो रहा है, 1 यूनिट कम हो रहा है। लेकिन क्वेश्चन में स्पीड कितना कम किया गया था, 13 किलोमीटर पर आवर। तो 9 की वैल्यू अगर 13 किलोमीटर पर आवर है, तो आप किसी भी एक वैल्यू को निकाल लो, जैसे आप 2 की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हो, ठीक है। कि देखो 2 की वैल्यू कितनी होगी, अगर 1 की वैल्यू 13 तो 2 की वैल्यू 13 दूना 26, यानी कि 26 किलोमीटर पर आवर। ये दूसरे कंडीशन की स्पीड है। तो डिस्टेंस आप कैसे निकाल सकते हो, ये स्पीड इनटू टाइम होता है। तो देखो, एक स्पीड हमने फाइनल आंसर निकाला है कि ये 26 है, लेकिन ये भी समझो कि जब स्पीड 26 है
तो वैसे कंडीशन में टाइम क्या है 9 है, यही टाइम है ना। जब स्पीड हमने 2 ले रखा है, 2 की वैल्यू ही तो हमने 26 निकाला है, तो जब स्पीड 2 है तो टाइम 9 है, तो यहाँ पे 9 रख लो। अब देखो ये 9 छक्के 54 यानी कि लास्ट में 4 आएगा, यूनिट डिजिट 4 आएगा, 9 6 जा कितना होता है 54, तो लास्ट में 4 किस ऑप्शन में है, इस ऑप्शन में। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या रहा है कि देखो एक दशक में यानी कि इन अ डिकेड अ टाउन्स पॉपुलेशन। अब देखो ये लगभग एक ही तरह के क्वेश्चन आते जा रहे हैं। ठीक है, ये कह रहा है कि इतना से इतना होगा, व्हाट इज द एवरेज एनुअल परसेंटेज इंक्रीज इन पॉपुलेशन। ठीक है, यानी कि हर एक साल ये कितना परसेंट बढ़ रहा है ये बताना है आपको, एवरेज बताना है। मुश्किल सवाल बिल्कुल भी नहीं है। चलिए देखिए, पहले तो इतना था, बाद में इतना हो गया बढ़ के, तो कितना बढ़ा। पहले आप परसेंटेज चेंज निकाल लीजिए कि परसेंटेज जो यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, परसेंटेज इंक्रीज वो कितना हो रहा है, परसेंटेज वृद्धि। तो आप माइनस कर लो, देखो ये 500 में से 3 जीरो जाएगा तो ये तो 500 ही रह जाएगा। फिर ये 12 में से 5 गया 7, और ये बच गया कितना 25 में 17 गया 8। इतना बढ़ा, कितने से बढ़ा भाई मेरे, तो आप बोलोगे 1,75,000 से, और गुना का 100, ये वैल्यू आई परसेंटेज इंक्रीजमेंट या परसेंटेज वृद्धि आ गई। लेकिन आपको बताना है कि ये इसका औसत कितना होगा, एवरेज यानी कि नंबर से आप डिवाइड करोगे, ये कितने साल का है 10 साल का, डिकेड यानी कि 10 ईयर्स का है, तो पर ईयर कितना बढ़ रहा है 10 से डिवाइड कर लो बस। अब इसको काट पीट के आपका आंसर आ जाएगा। देखो ये 3 और 1 4 जीरो से आपका 2 और 2 4 जीरो कट जाएगा। ठीक है, अब देखो इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, तो इवन नंबर तो आंसर नहीं आएगा। अब 3 या 5 ही आंसर आ सकता है। 8 7 15 और 5 20 यानी कि 3 भी नहीं आएगा, ये आंसर होगा। 3 क्यों नहीं आएगा, क्योंकि 3 का मल्टीपल ही ये नहीं है। देखो ना ऊपर वाला 3 का मल्टीपल है या नीचे वाला 3 का मल्टीपल है, बाकी आप काट के चेक कर लेना 5 आता है नहीं आता है। आना ही चाहिए, क्योंकि बाकी कोई ऑप्शन यहाँ पॉसिबल ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन टू नंबर्स आर सेपरेटली डिवाइडेड बाय 44 द रिमाइंडर्स आर दिस एंड दिस रेस्पेक्टिवली फाइंड द सम ऑफ टू नंबर्स। यानी कि उन्हीं दोनों नंबर्स का कह रहा है, डिवाइडेड बाय 44 एंड द रिमाइंडर विल बी। ठीक है, ये बात आपने पहले कभी ना कभी पढ़ा होगा। देखो दो नंबर्स को 44 से डिवाइड करता है तो 11 और इतना आता है, यानी कि 8 और एक 9, और ये 3 और एक 4। अब कह रहा है कि अगर दोनों के सम को 45 से डिवाइड किया जाए, सॉरी 44 से, तो क्या रिमाइंडर बनेगा। तो आपको पता होगा कि यहाँ पे डायरेक्ट जो रिमाइंडर दिया है इसी पे हम वर्क कर लेते हैं। ठीक है, यानी कि किसी दो नंबर को 44 से डिवाइड करने पर जो शेषफल बचा है रिमाइंडर, वो इतना और इतना बचा है। अब कह रहा है कि उन दोनों नंबर के सम को, यानी कि योगफल को अगर 44 से भाग करें तो क्या रिमाइंडर आएगा, क्या शेषफल आएगा। तो जो पहले से शेषफल आया है ना, इसी के योग को यानी कि इसी के सम को आप डिवाइड कर दो। इसका सम कितना होगा 49, तो आप 44 से 49 को डिवाइड कर दो, तो ये 1 टाइम्स जाएगा, और यहाँ पर रिमाइंडर क्या आएगा 5, तो 5 आंसर होगा। बस इतनी छोटी सी बात है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इन अ बैग ब्लैक टैबलेट कवर्स एंड वाइट टैबलेट कवर्स आर इन द रेशियो 5:9। दो तरह के कवर्स हैं, ब्लैक और वाइट के, 5 और 9 के रेशियो में है। इफ देयर आर 450 वाइट टैबलेट्स कवर हाउ मैनी ब्लैक टैबलेट। ये भी कोई पूछने की बात है। देखो ये कह रहा है कि जो ब्लैक है और जो वाइट है, इसका रेशियो कितना है 5 और 9 का, और ये इसमें देखो ये कह रहा है कि जो 450 है वो वाइट वाले का नंबर है, यानी कि इसकी वैल्यू 450 है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, ये कितना गुना हो रहा है 50 टाइम्स, तो ये भी 50 टाइम्स कर दो, तो ये 5 बचे 25 यानी कि 250 आंसर आ रहा है। तो ऑप्शन ए बस, इतनी छोटी सी बात है। अगला सवाल कह रहा है कि एक परिवार में दो दादा दादी, यानी कि क्या माने, दो दादा दादी का मतलब एक दादा और एक दादी ना। ठीक है, और दो माता पिता यानी कि एक माता पिता, और चार पोते पोतियां हैं, यानी कि पोते पोतियां मिला के चार हैं, चार पेयर नहीं। ठीक है, नॉट 4 पेयर्स। ठीक है, यहाँ पर केवल 4 हैं टोटल मिला के, देयर आर 4 ग्रैंड चिल्ड्रंस। ठीक है, चिल्ड्रंस नहीं चिल्ड्रन। अब ये कह रहा है कि दादा दादी की जो एवरेज है वो है 67, माता पिता की जो एवरेज है वो 35 है, पोते पोतियों की जो एवरेज है वो 9 है। तो पूरे परिवार की एवरेज क्या बतानी है आपको, ग्रुप एवरेज निकालना है ओवरऑल। आपको पता है ग्रुप एवरेज कैसे निकालते हैं, मैंने कई बार कराया है। ठीक है, अगर फॉर्मूले की आप बात करो तो जो ग्रुप एवरेज बनता है ये होता है N1 A1 प्लस N2 A2, और अगर और आगे है तो आप N3 A3 भी लिख सकते हो, और अपॉन होता है N1 प्लस N2 और प्लस N3। तो यहाँ पे देख लो N1 का मतलब क्या है कि पहले कितने लोग हैं, तो आप बोलोगे दादा दादी 2 लोग हैं, इनका एवरेज कितना है, दादा दादी का एवरेज है 67, तो ये हो गया 67, प्लस दूसरे में कितने लोग हैं, दूसरे हैं माता पिता यानी कि ये भी 2 लोग हैं, इनका एवरेज कितना है 35, प्लस तीसरे कितने हैं, चार पोते पोती, इनका एवरेज 9 है, और अपॉन टोटल कितने लोग हो गए, 2 और 2 4 और 2 6। इनका रेशियो भी ले सकते हो, ये 2 2 कट ही रहा है, एलसीएम लेके काट ही दो,
यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा और यहाँ 3 आ जाएगा। सबको हमने 2 से डिवाइड कर दिया, ये पहले भी कर सकते थे। तो ये कितना आ गया, ऊपर आ गया 67 और प्लस 35 और प्लस 9 दूना 18 और बटा 3। ठीक है, ये कितना आ गया 7 और 5 12, 12 और 8 20 का 0। ठीक है, हासिल 2, 6 3 9 और 1 10 और 2 12 और बटा 3। यार 3 कैसे आ गया नीचे, तो ये तो 40 आने लगा इस हिसाब से। 6 3 9 और 1 10 और 8 5 13 और 7 20, ये तो 120 ही आ रहा है। 67 था, माता पिता का कितना था 35। ठीक है, और पोते पोतियां थे कितने, एक मिनट देखने दो यहाँ पर। कुछ तो छूट रहा है या गड़बड़ हो रहा है। अच्छा ये 6 नहीं होगा, एक मिनट, 6 पहले मैंने लिखा था ना यार, पहले भी गलत लिखा था, अभी भी गलत ही लिखा है। एक मिनट रुक जाओ, मिटाने दो, ये 6 नहीं आ रहा है ना, सॉरी। यहाँ पे कितना था 2 और 2 4 और 4 8। तो अगर 8 था तो 2 से काटोगे तो ये 4 आएगा, और ये 4 होगा तो 4 से ही कट जाएगा 30 बार में, तो 30 आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपको, देखो 8x³ प्लस 27y³ प्लस 64 z³ इक्वल टू इतना है, तो एक्स वाई जेड के बीच में रिलेशन। देखो ये बात तो आपको पता है कि अगर a³ प्लस b³ और प्लस c³ इसकी वैल्यू 3abc हो, तो ऐसे केस में a प्लस बी प्लस सी क्या होता है 0। ये बात तो आपने पढ़ा होगा पहले कभी ना कभी। यहाँ पर वही केस है। देखो ये किसका क्यूब है, तो आप बोलोगे 2x का क्यूब है। प्लस 27 किसका है, 3y का क्यूब है। प्लस 64 किसका है, 4z, सॉरी दिस इज नॉट y, 4z का क्यूब है। और ये कितना आ गया यहाँ पर 3xyz। 3x की जगह पे कितना रखोगे आप, सॉरी x की जगह पे रखना है ना, x की जगह पे आएगा 2x और y की जगह पे 3y और z की जगह पे 4z। अब चेक कर लो कि क्या ये 72 बन जाएगा। 3 दूना 6 3 9 चौके 36 कैसे बन गया यार, 3xyz। ठीक है, 4 का क्यूब है, ये 3 का क्यूब है, ये 2 का क्यूब है, तो 3a b और c, 4 3 12 6 72, 72 आ तो जा रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ से हम बोलेंगे कि अगर ये केस बन रहा है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इक्वल टू 3xyz, तो हम बोलेंगे ए प्लस बी प्लस सी 0 होगा। ए की जगह पर कितना है 2x, प्लस बी की जगह पे कितना है तो आप बोलोगे 3y, और प्लस सी की जगह पर 4z इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, तो ये किसके बराबर है, इसके बराबर है। 4z को आप लेफ्ट साइड में ले जाओगे तो ये प्लस बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि देखो, अ बीकर कंटेन्स अ मिक्सचर ऑफ 2 लिक्विड्स x एंड y इन द रेशियो 5:3 व्हेन 6 लीटर ऑफ द मिक्सचर इज ड्रॉन ऑफ, यानी कि 6 लीटर उसमें से निकाला गया और y से रिप्लेस किया गया, फिर x y का रेशियो 5 और 7 बन गया। तो ये कह रहा है हाउ मेनी लीटर्स लिक्विड x कंटेंट इन द बीकर इनिशियली, यानी कि स्टार्टिंग में बीकर में x जो था वो कितना था, यही बताना है। कई सारे तरीके हैं, आप एलिगेशन भी लगा सकते हो, मिक्सचर का कॉन्सेप्ट तो आप लगा ही सकते हो। देखो पहले एक्स वाई का रेशियो कितना था 5:3 था, बाद में जब 6 लीटर इसमें से निकाल दिया जाता है तो एक्स वाई का रेशियो कितना बन जाता है 5 से। देखो 6 लीटर निकाल करके और उसकी जगह पे वाई मिलाया गया है, तो आप पहले टोटल वैल्यू यहाँ पे सेम बना लो। टोटल वैल्यू ये कितना है 8 है, और ये 7 5 12 है, तो इसको मैं 3 से और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। 3 और 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 5 3 15 बन जाएगा, और ये 5 दूना कितना बन जाएगा 10। 15 और 10 हो गया ना, तो कितना निकल रहा है यहाँ पर 5, लेकिन क्वेश्चन में कितना निकला था 6। 5 की वैल्यू 6 हो गई, तो 15 की वैल्यू कितनी होगी, ये टोटल मिक्सचर होगा इनिशियली, तो 15 की वैल्यू हो जाएगी। देखो ये 5 3 15, तो 6 3 18, यानी कि 18 लीटर टोटल स्टार्टिंग में था। और 18 लीटर को 5 और 3 8 के रेशियो में आप डिवाइड कर दो। स्टार्टिंग में 5 और 3 के रेशियो में थे ना, यानी कि 5 3 8 की वैल्यू अगर 18 थी, तो हमें किसकी वैल्यू बतानी है, इसमें x की वैल्यू बतानी है, यानी कि हमें 5 की वैल्यू बतानी है। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो 8 दूना 16, और फिर 8 दूना 16 कट गया ना, तो कितना बचा आपके पास 2। ठीक है, 2 जीरो, यानी कि फिर से 8 दूना 16 और 4 जीरो 8 पचे 40, तो 1 की वैल्यू 2.25, तो हमें बतानी है 5 की वैल्यू, 5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये देखो 25 पचे 125 और 2 पचे 10 और 1 11, ये आंसर आ रहा है आपके पास 11.25, तो ये आंसर होगा। बाकी और भी कई तरीके हैं इसके जो इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं वैसे भी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अनिल offers his customer a discount of 15% on a t-shirt
एंड ही विल he still makes a profit of 25%. what is the actual cost of टी-शर्ट मार्क इतना। देखो एमपी और सीपी का आपने रेशियो पढ़ा होगा कि एमपी और सीपी का रेशियो हम कैसे लिखते हैं, मैंने भी कई बार पढ़ाया है कि एमपी जो होता है ये 100 प्लस प्रॉफिट होता है और ये 100 माइनस क्या होता है, डिस्काउंट होता है। ठीक है, यही बनता है ना रेशियो। तो आप देखो यहाँ पर प्रॉफिट 25 का मिला है तो ये 125 बन गया, और डिस्काउंट मिला है 15 का, तो 100 में से 15 माइनस कर दो, ये 85 बन गया, और 5 से काट दो तो 25 पचे 125 और ये 17 पीछे 85। अब देखो इसमें जो अंकित मूल्य है वो 500 दिया है और आपसे वास्तविक मूल्य क्रय मूल्य पूछा है, यानी 17 की वैल्यू, तो जो 17 से कटेगा वही तो आंसर होगा ना, ये आंसर हो गया, बाकी चेक ही करना नहीं है। 17 से कौन सा डिवाइड हो रहा है, ये 34 है तो ये डिवाइड हो जाएगा, बाकी चेक ही नहीं करना। बाकी आप सॉल्व करना चाहो तो आप बोलोगे 25 की वैल्यू अगर 500 है, ये 20 टाइम्स हो रहा है, तो इसे भी 20 टाइम्स कर दो तो 17 दूना 34 340 आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, ये कह रहा है कि द एवरेज वेट ऑफ, देखो एवरेज से 2 सवाल हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस से तो 2-3 सवाल आ गए हैं। सारे चैप्टर्स इस बार सीएचएसएल में कवर ही नहीं किया है इन्होंने। ठीक है, अब देखो ये कह रहा है कि द एवरेज वेट ऑफ ए बी एंड सी इज 65 kg, द एवरेज वेट ऑफ ए एंड बी इज 62, बी एंड सी इज दिस वेट ऑफ बी। देखो ए प्लस बी प्लस सी अगर आप निकालो, सम निकाल ही सकते हो ना। देखो इनका एवरेज है 65, तीनों का एवरेज 65 है, यानी कि तीनों लोग 65 65 65 हैं, तो तीनों का सम कितना होगा, 65 का 3 टाइम्स, तो 6 तियां 18 और 5 तियां 15, यानी कि ये 195 हो गया। ठीक है, हाँ ठीक है, 5 तियां 15 6 तियां 18 19। और देखो ए बी का जो एवरेज है वो 62 है, तो केवल ए प्लस बी कितना होगा, तो आप बोलोगे 62 का डबल यानी कि 124। और ऐसे ही केवल बी प्लस सी, बी और सी का एवरेज कितना है 66, तो इनका डबल 6 दूना 12 और 1 13 हो गया। और हमें किसका बताना है, हमें बताना है बी की वैल्यू। केवल बी की आप कैसे लिख सकते हैं, तो आप बोलोगे कि देखो अगर मैं इन दोनों को ऐड करूं तो ये क्या बनेगा, ए प्लस बी प्लस सी, और इसको ऐड कर लो तो ये 4 और 2 6, 3 और 2 5 और 2 256 आ गया। अब अगर इसमें से मैं इसको माइनस करूं तो आप देखोगे ए बी सी से ए बी सी कट जाएगा और एक बार बस बी बच जाएगा, और इधर बनेगा 256 और माइनस का 195। माइनस करोगे 6 में से 5 माइनस करोगे 1, यानी कि लास्ट डिजिट 1 होगा। ये किस में है, ऑप्शन थर्ड में है। ठीक है, तो काफ़ी मैं लग रहा है मुझे लग रहा है कि ये आप बात समझ पा रहे हैं कि मैं कैसे सॉल्व कर पा रहा हूँ, किस तरीके से मैं कौन सा अप्रोच लगा रहा हूँ। और ये सारे अप्रोच नहीं लगाओगे तो आप देखोगे कि आपको टाइम ज़्यादा लगने लगेगा। ठीक है, लेकिन टाइम बहुत ही कम लगाना है आपको, कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, और वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो ज़रूर से फिर से मैं वही बोलूँगा कि लाइक ज़रूर कर दो। ठीक है, और कमेंट भी कर दिया करो आप लोग, बिल्कुल। ठीक है, चलिए देखिए अगला सवाल कह रहा है कि 21 सेंटीमीटर व्यास वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बताओ। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 4 पाई r²। फॉर्मूला आप लगा लोगे। ठीक है, 8 9 17 में से 8, देखो 11 का मल्टीपल भी ढूंढ सकते हो, 5 4 9, और ये 4 1 5 नहीं कटा, और ये 4 2 6 3 1 4 ये भी नहीं कटा, ये 6 3 9, ये 11 से कट रहा है तो यही आंसर होगा। या तो आप ये फॉर्मूला लगा लो, या फिर देखो जब व्यास इसमें क्या है, रेडियस जो है वो 21/2 है, यानी कि इसमें 11 का कुछ भी मल्टीपल नहीं है, तो जो फाइनल आंसर बनेगा वो 11 का मल्टीपल बनेगा। तो मैंने 11 का मल्टीपल ढूंढ दिया कि चारों ऑप्शन में से कौन सा 11 से कट रहा है। अगर ज़्यादा कट रहा होता कोई और भी तो इस फॉर्मूले से मैं सॉल्व कर देता, फॉर्मूला यहाँ पर मैंने लिख ही दिया। लेकिन जो भी मैं तरीके लगा रहा हूँ आप भी उसको ध्यान में रखा करो कि कैसे लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक शू मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो ऑफर कर रही है 3 टाइप से। पहला है 20 और 12% का, दूसरा 25 और 5% का, तीसरा है 30 और 3% का। तो कह रहा है कि इसमें से कौन सा स्कीम बेस्ट है कस्टमर के लिए, यानी कि किस में ज़्यादा डिस्काउंट मिलेगा। आप देखोगे कि देखो दोनों में सम जो है, सब में सम जो है वो बिल्कुल सेम है। सेम नहीं है, सम भी सेम नहीं है, तब ज़्यादा चेक करने की ज़रूरत ही क्या है बताओ। केवल सम से आप चेक करो। ये कितना बन रहा है, 20 और प्लस 32। ठीक है, ये कितना बन रहा है, 25 और 5 30, और ये 30 और 3 33 बन रहा है। देखो जब सम ही अलग अलग हो गया तो हम डायरेक्ट इसी को आंसर लगा देंगे कि थर्ड वाला ही ज़्यादा सही है। बाकी आप चाहो तो ये फॉर्मूला अप्लाई करके चेक कर सकते हो, जो इक्विवेलेंट डिस्काउंट होता है ए प्लस बी माइनस ए बी बाई 100, ये फॉर्मूला लगा लो। लेकिन आप ये बात समझ लो, जिसमें ये प्लस वाली वैल्यू ज़्यादा होगी अ, वही वैल्यू ओवरऑल भी ज़्यादा आएगी, और प्लस वाली वैल्यू थर्ड में ज़्यादा है तो थर्ड ही आंसर आएगा ओवरऑल। अगला सवाल कह रहा है कि ए बी क्यू आर के बराबर है, बी सी पी आर के बराबर है, सी ए पी क्यू के बराबर है। तो अच्छा, ये कोई दो ट्रायंगल की बात कर रहा है। अच्छा, दो ट्रायंगल में बताओ, ये सारे साइड्स अगर तीनों साइड सेम ही हो गए तो वो कॉन्ग्रुएंट नहीं हो गए। कॉन्ग्रुएंट तो होंगे, लेकिन यहाँ पर ऑर्डर आपको चेक करना पड़ेगा कि कौन सा ऑर्डर किसके बराबर है। देखो ए बी जो है वो क्यू आर के बराबर है।
ठीक है। तो आप जहां भी ए बी मिलाओगे, देखो अब ए बी क्यू आर के बराबर है ना, तो इसमें देखो पहले वाले ऑप्शन में यहाँ पे ए बी है, लेकिन ए बी के लिए यहाँ पर जो कॉरेस्पॉन्डेंट साइड होना चाहिए था वो क्यू आर होना चाहिए था, लेकिन नहीं है। इसमें ए बी यहाँ पर है तो यहाँ क्यू आर नहीं है। यहाँ देखो ए शुरू में है और लास्ट में बी है, ए बी यहाँ पे है फर्स्ट और लास्ट में, तो इसमें भी फर्स्ट और लास्ट मिला के क्यू आर होना चाहिए, लेकिन नहीं है। यहाँ पर देखो ए बी यहाँ पर है और क्यू आर भी यहाँ पर है, यानी कि ये सही है। तो ज़्यादा कुछ चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। चलो अगला सवाल कह रहा है कि यदि ब्याज छमाही चक्रवृद्धि ब्याज होता है तो इतनी राशि पर 20% की दर से 2 साल 6 महीने का चक्रवृद्धि ब्याज बता दो। देखो 6 माही होने का मतलब यानी कि हाफ ईयरली होने का मतलब क्या है कि हाफ ईयरली के केस में आप रेट को करते हो हाफ और टाइम को करते हो डबल। तो रेट 20% है तो हाफ करके 10% बन जाएगा और टाइम डबल हो जाएगा। टाइम है 2 साल 6 महीने यानी कि 2.5 महीने, तो 2.5 का डबल कितने हो जाएंगे 5, यानी कि टाइम अब 5 लेना पड़ेगा, आप ईयर कह लो या 5 साइकिल कह लो, और 10% रेट है। तो आप समझ गए हो कि कितना काम करना है। अब देख के ही समझ, अरे 5 साल का सीआई पूछ लिया, लेकिन ये देखो ना कि ये 10 पे पूछा है, 10 पे 4 साल की तो आपको याद ही होनी चाहिए। कम से कम 2 साल का तो आपको याद होगा ना। 10% का 2 साल का सीआई कितना बनता है 21%। तो इसका डबल करके निकालो आप, तो 4 ईयर्स के लिए निकाल लोगे। 4 ईयर्स के लिए सीआई कितना बनेगा, 21 का डबल कितना हो जाएगा 42, और 21 का स्क्वायर 441, यानी कि यहाँ पॉइंट आएगा तो ये 46.41%। ये है 4 सालों के लिए। अगर 5 साल का चाहिए तो इसमें एक बार और 10% और इसका इक्विवेलेंट निकाल लो, यानी कि सक्सेसिव जैसे आप निकालते हो वैसे। तो आप बोलोगे कि देखो इतना और प्लस 10 और प्लस इतना इंटू 10/100, इसको 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4641, और पॉइंट यहाँ आएगा, और बाई सॉरी पॉइंट इधर खिसक जाएगा ना, ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा और डिवाइडेड बाई 100। तो ये कितना बन गया 46 और 10 56, और पॉइंट का 41, और इसमें ऐड करना होगा आपको कितना 2 पॉइंट, यानी कि इसमें आपको 4 पॉइंट और 641 ऐड करना होगा। तो ये 1 4 और 1 5 6 4 10 6 4 10 1 11 5 51.051 आ गया। सीआई का जो परसेंटेज है वो 51051, और यहाँ पे पॉइंट आ रहा है, इतना परसेंट आपको बताना है। ठीक है, और इतना परसेंट किसका बताना है अब आपको, मूलधन का। मूलधन 40,000 है तो 40,000 का 1% कितना होगा, तो आप बोलोगे 400, और हमें इतना परसेंट है तो इससे मल्टीप्लाई करो 5 पॉइंट और 051 से। ये पॉइंट हटाओगे तो नीचे कितना आ जाएगा 1000 आ जाएगा, और ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। अब अगर आप मल्टीप्लाई करो तो आप देखोगे कि ये 4 एकम 4 आ गया, ठीक है, और फिर 4 पच्चे 20 आ गया, यानी कि लास्ट में 0 और 4 आ रहा है, और ये 3 ऑप्शन में 0 4 है, ये तो नहीं आंसर होगा। आगे बढ़ लो, 4 पच्चे 20, अब देखो ये 20 का 20 आ जाएगा पूरा, और 51 चौके 4 एकम 4 और 4 पच्चे 20, तो 20 42 0 4 आ रहा है। 20 नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, ये 4 एकम 4 है ना, यहाँ पे 4 आएगा। 1 मिनट, हाँ, ये 442 आ रहा है, तो 2442 और 0 4 आ रहा है। 2442 और 0 4 इसमें है, पॉइंट कहीं भी रहे उससे कोई मतलब नहीं है, बस हमें डिजिट्स मिलने चाहिए। अगला सवाल कह रहा है कि यदि डिग्री फ़ारेनहाइट को इसमें किया जाए और सी की वैल्यू ये है, तो सी की वैल्यू 30 होने पर एफ का मान क्या होगा। इसमें देखो आपको ये एक इक्वेशन दे रखा है कि जो सी की वैल्यू आएगी, सी की वैल्यू ये आएगी 5/9 और इंटू एफ -32। अब ये कह रहा है कि अगर सी 30 है, यानी कि सी की जगह पे 30 रख दो, और ये 5/9 और इंटू एफ -32, तो एफ कितना आएगा यही तो बताना है। काट लो, ये 5 से काट सकते हो ना, 5 छक 30 और 6 9 54, और प्लस का 32, यही आएगा ना एफ का मान। तो ये 4 और 2 6, लास्ट में 6 आएगा। किस ऑप्शन में है, ऑप्शन ए में लास्ट में 6 है। अगला सवाल कह रहा है कि राहुल ने 375 की दर्जन की दर से 20 दर्जन खिलौने खरीदे और प्रत्येक खिलौने को 33 रुपए में बेच दिया, तो उसका प्रतिशत लाभ बताओ। 375 में 20 दर्जन अगर खिलौना खरीदा, तो हर एक खिलौने का यानी कि पर टॉय का कीमत उसके लिए सीपी कितना बन गया। तो आप बोलोगे 375 खरीदा था 20 दर्जन के लिए, यानी कि 20 गुना 12 के लिए, तो हर एक की कीमत कितनी बन गई। तो आप बोलोगे कि देखो भाई, ये कट गया 4 पच्चे 20 और 5 से काटोगे तो ये 5 सत्ते 35 और 5 पच्चे 25, ठीक है, और ये 4 तियाँ 12 और ये कितना हो गया 25 तियाँ 75। हाँ, ये कह रहे सोल्ड ईच ऑफ देम, 20 डोजन खरीदा है एट अ कॉस्ट ऑफ दिस इच डोजन। अच्छा, एक डोजन खरीदा है इतने में, तो हमें 20 से डिवाइड करने की जरूरत नहीं थी, यानी कि एक दर्जन 12 रुपए में खरीद रहा है। ठीक है, यहाँ पे देख रहे हो ना, यहाँ पे क्या रहा है कि देखो प्रति दर्जन की दर से 20 दर्जन खरीदा है, ठीक है, 375 प्रति दर्जन की दर से, यानी कि 375 खरीदा है
इतने में 12 खरीदा है, तो आप इसको 3 से काट दो, 4 तियाँ 12, इसको 3 से काटोगे तो ये कितनी बार में कट जाएगा देखो, 12 तियाँ 36 और 5 तियाँ 15। तो 4 से आप इसको डिवाइड कर लो या आप सीपी लिख लो, सीपी आ गया 125/4 और एसपी कितना है, 1 का 33 है। इस 4 को इधर भेज दो तो ये आ जाएगा 125 की वैल्यू 33 चौका 4 तियाँ 12 और 1 13, इतना हो गया। तो अगर 125 के बदले में 132 लेके बेचेगा तो कितने का प्रॉफिट हो जाएगा, या 8 से आप डायरेक्ट भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये 1000 बन जाएगा 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो, और ये 8 दूना 16 के 6 यानी कि लास्ट में 6 आएगा आंसर का। ठीक है, ये और पॉइंट में तो आना ही है, ये बात भी आप समझ रहे हो, विदाउट पॉइंट आंसर हो ही नहीं सकता यहाँ पर, क्योंकि नीचे 125 है। चलो आगे बढ़ते हैं, अब आप पूरा सॉल्व भी कर सकते हो इसको। पूरा सॉल्व करने के लिए आप इसको ऐसे कर सकते हो कि देखो 132 में बेच दिया ना, यानी कितने का फ़ायदा ले लिया, 7 का फ़ायदा ले लिया, कितने पे 125 पे और इंटू का 100। ये सॉल्व कर लेना। अब 7 देख के भी आप समझ गए हो कि आंसर 7 का मल्टीपल आएगा, और ये 7 8 जा कट जाएगा ना 56, बाकी तो कोई 7 से कट ही नहीं रहा है। तो इतना मेहनत करने की जरूरत नहीं है। एक घन का भी करना है 24, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल घन में यानी कि क्यूब में जो टोटल सरफेस एरिया होता है 6L², यानी कि आंसर 6 का मल्टीपल होगा और 6 से डिवाइड करोगे तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर बचेगा। ये देखो 5 और 2 7 और 2 9 और 1 10, ये 6 से नहीं कटा, ये भी 6 से नहीं कटेगा। ये 5 और 4 9, 6 से कट रहे हैं, 6 और 6 12 और 4 16, ये भी 6 से नहीं कटा। 6 से कटने वाला एक ही ऑप्शन है, तो हो गया आंसर। क्यों सॉल्व करें इतना फालतू का। अगर 2 ऑप्शन मिल जाता तो हम 6 से डिवाइड करके देखते कि देखो L² यानी कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर आना चाहिए। और ये सारे तरीके मैं अपने पेड कोर्स में बहुत अच्छे से समझाता हूँ। अगर आपको चाहिए तो मिनिमम प्राइस पे हम आपको दे सकते हैं, ठीक है। बाकी जैसी आपकी इच्छा, आप कहीं से भी तैयारी कर रहे हो, लेकिन बस मेहनत इतनी कर दो, मेहनत इतनी कर दो कि कोई क्वेश्चन देखते ही पता लग जाए, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखो। ये कह रहा है कि द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड हुज लेंथ इज दिस, विड्थ इज दिस, हाइट इज दिस। टोटल सरफेस एरिया बताओ 2 इंटू LB प्लस BH और प्लस HL, यही होता है ना। तो ये फॉर्मूला आप लगा ही लोगे। 2LB यानी कि देखो 20 गुना में 15, तो 15 दूना ये 30, 300 आ गया। फिर 15 गुना में 8, 15 अट्ठे 120, और प्लस देखो 20 और गुना में 8, 20 अट्ठे 160, यही आएगा ना। तो ये 2 हो गया, इनको जोड़ लो। तो इनको अगर जोड़ोगे तो 300 और एक 400 और एक 580 आ गया, ये 580। तो 8 दूना 16, लास्ट में 60 दिख रहा है ना, इसमें होगा लास्ट में 60। देखो बस मैंने ये देखा कि ये जीरो तो आएगा ही जीरो, और 8 2 जा 16 यानी कि लास्ट में 6 और जीरो होगा, और वो ऑप्शन सी में है। अगला सवाल कह रहा है कि फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड हुज लेंथ इज दिस। अरे यार, इंग्लिश में तो यही आ गया, कोई बात नहीं, मैं इंग्लिश वाला हटा ही देता हूँ यहाँ से, ठीक है। सेम ही क्वेश्चन हो गया, हिंदी वाला आप देख लो, ठीक है, कोई बात नहीं। आप देखो हिंदी वाले में मैं इसी को इंग्लिश में समझा देता हूँ। कह रहा है कि एक कंटेनर है, देयर इज अ कंटेनर, ठीक है, जो 5 घंटे में पूरा भर जाता है। दैट कैन बी फिल्ड इन 5 आवर्स, टोटल वो 5 घंटे में भरा जा सकता है। अब ये कह रहा है कि तल में उसके एक रिसाव है, ठीक है, यानी कि एक लीकेज है उसके बॉटम में, जिसके कारण उसे 6 घंटे का टाइम लग जाता है। यानी कि रेगुलर नॉर्मल उसका जो टाइम है फिल होने का वो है 5 आवर्स, लेकिन जब लीकेज के कारण टाइम जो लगता है वो 6 घंटे का टाइम लग जाता है। अब ये कह रहा है कि अगर कंटेनर टोटली फिल्ड है पूरी तरह से, अब बताता है, बोल रहा है कि जो खाली करने वाला लीकेज है, बस लीकेज अगर काम करे तो कितने टाइम में खाली करेगा, ठीक है, जबकि पानी भरा नहीं जा रहा है। तो आप बोलोगे कि देखो इसको इस तरह से मान लो कि एक इनलेट पाइप है, वो 5 घंटे लेता है, और इनलेट प्लस आउटलेट यानी कि खाली करने वाला और भरने वाला दोनों काम करते हैं तो 6 घंटे लग जाते हैं। तो टोटल 30 लीटर पानी भरना है, और इसकी एफिशिएंसी का रेशियो क्या आ जाएगा, देखो ये 6 आएगा और ये 5 आएगा, ठीक है। अच्छा अब बताओ, ये पर आवर 6 भरता है, लेकिन जब आउटलेट काम करने लगता है तो 5 ही भरा जा रहा है, यानी कि आउटलेट 1 खाली कर दे रहा है। तो देखो हर एक घंटे में अगर 1 लीटर खाली कर रहा है तो 30 लीटर खाली करने में उसको 30 घंटे लग जाएंगे, ठीक है। 30 से आप 30/1 लिख लोगे। अगला DI का क्वेश्चन आ गया, कह रहा है कि द कंबाइंड एक्सपेंसेज ऑन फूड एंड ऑन लेबर इज व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल एक्सपेंसेज ऑन ऑल द 4 आइटम्स टेकन टुगेदर। यानी कि ये कह रहा है कि बस फूड का और लेबर का, इस दोनों का आप एक्सपेंसेस निकालो, टोटल का कितना परसेंट बन रहा है। देखो फूड पे कितना है 10 है, और लेबर पे है 15, यानी कि 25 बना, आउट ऑफ कितना, सबको जोड़ लो 25, और 15 40 और 10 50 पे 25, यानी कि ये तो आधा हो गया ना, 1/2 यानी कि 50%। तो 50% बनेगा, इससे आसान क्या, ये पूरा पेपर ही आसान था, इसमें कुछ अभी तक मुश्किल क्वेश्चन नहीं मिला। अगला सवाल ये कह रहा है, देखो ये इंग्लिश में लिखना मैं भूल गया हूँ, ठीक है, इतना जुकाम से देखो 1990 से 1920 में कितना परसेंटेज का इंक्रीजमेंट हुआ है। वी हैव टू फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज फ्रॉम 2000 सॉरी फ्रॉम 1990 टू 2020। देखो 1990 ये है,
और ये 20 है। तो यहाँ से यहाँ तक जो परसेंटेज इंक्रीज है वो कितना है, ये आपको बताना है ओवरऑल। तो अब आप देख लीजिए कि 1990 में ये कोल्ड वाले को डिनोट करता है और कोल्ड वाला 1990 में कितना है, ये किसके सामने है, तो आप बोलोगे 3 के सामने है। 1990 में ये 3 है और वर्ष 2020 में ये कितना बन जा रहा है, तो ये देखो ये 10 के सामने है, 10 हो गया। तो ये कितना परसेंट इंक्रीज हो गया, 7 बढ़ गया कितने से, 3 से। तो 3 दूना 6, 2 से स्टार्ट होगा आंसर और 2 से यही स्टार्ट हो रहा है। या फिर आप इसको 100 से मल्टीप्लाई कर लो, 700/3 आपका एक्यूरेट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन ये है, कह रहा है कि कौन सा पेय शरद ऋतु में लोगों को सबसे ज़्यादा पसंद है। सबसे ज़्यादा इसमें किसकी वैल्यू है बताओ। शरद ऋतु यानी कि विंटर में सबसे ज़्यादा कौन है, विंटर में सबसे ज़्यादा 50 वाला है यानी कि डी। इससे आसान क्वेश्चन क्या होगा, डी आपका आंसर होगा। तो इस वीडियो में बस इतना है, इसके आगे क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। ये 25 क्वेश्चन मैंने पूरे कर दिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। और जिन दोस्तों ने भी लास्ट तक वीडियो को देखा सबको थैंक यू और धन्यवाद, ठीक है। वीडियो को अभी भी मैं बोल रहा हूँ लाइक करके जाना है आपको और कमेंट करके जाना है, और जो लोग डाउनलोड करके देख रहे हैं उनको आके कमेंट करना है और लाइक करना है, ठीक है। बाय एंड थैंक यू।